जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अ, अच्छा, मैं ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर योर सीजीटी। यहाँ पर हमारा सीजीटी जो इंडिविजुअल्स का सेक्शन है, यानी चैप्टर 17, 18, 19 एंड 20, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 7th लेक्चर है सीजीटी का। और इसके बाद जो रह जाएगा दैट इज सीजीटी फॉर कंपनीज। वो जब हम कंपनी स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स के बाद, तो हम कंपनीज के साथ उसको खत्म करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 20 अपना कंप्लीट करना है। हमने इसमें से कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम इसके बाकी पार्ट्स जो है वो कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ। इसको प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ भी कहते हैं, यानी इसको प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ का नाम भी दिया जाता है, और प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ यानी PRR का भी नाम इसको दिया जाता है, और PPR का भी नाम इसको दिया जाता है। आप कोई भी नाम इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ कब अप्लाई होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ड्वेलिंग हाउस क्या होता है? इंक्लूडिंग नॉर्मली अप टू हाफ अ हेक्टर ऑफ एडजॉइनिंग लैंड विच हैज एट सम टाइम ड्यूरिंग देयर ओनरशिप बीन देयर ओनली और मेन प्राइवेट रेजिडेंस। कोई भी ऐसा घर, यानी एक अच्छा नॉर्मल अमाउंट का बड़ा घर, जिस जो आपकी ड्यूरिंग योर लाइफ एक दफा आपकी एक प्राइवेट रेजिडेंस जरूर बना हो। प्राइवेट रेजिडेंस वो रेजिडेंस होती है जिसमें आप एटलीस्ट एक दफा जरूर अपनी फैमिली के साथ जो है वो रहे हो। तो प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ आपको तब मिलता है, या उस घर पर आपको मिलता है जिस घर में, जो यूके में हो, और जिस घर में आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक दफा जरूर रहे हो, और वो घर आपका या तो ओनली या मेन रेजिडेंस कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि देखें, कोई भी ऐसा घर जो आपकी मेन रेजिडेंस रहा हो, उस पर आपको क्या मिलता है? उस पर आपको प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ मिलता है। ठीक है। अब प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ के लिए मैं ये बात आपको जो है वो लिख के समझाता हूँ, क्योंकि बुक में कुछ ज़्यादा अच्छे से लिखी नहीं हुई। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो आपकी लाइक जो घर आपका है, जिस पर आपको रेजिडेंस रिलीफ मिल रहा है, वो घर आपका मेन रेजिडेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी मेन रेजिडेंस से मुराद कि वही आपका एक इम्पॉर्टेंट घर हो, और उसके अलावा कोई घर आपका ना हो, और अगर है भी तो वो आपकी सेकेंडरी रेजिडेंस में कंसिडर होना चाहिए। चले, अब आप ये बात यहाँ पर समझिएगा कि देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ। ठीक है। जब आप प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ की बात करते हो, तो आप जो फॉर्मूला, जो प्राइमरी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है? उस फॉर्मूला को हम कहते हैं कि आपने निकालना होता है पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन। पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी आपने कितना टाइम जो है अपना वो जो घर था उसको ऑक्यूपाई रखा। ठीक है। इसको आपने डिवाइड कर देना होता है पीरियड ऑफ ओनरशिप। ठीक है। और फिर आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है जो भी आपका गेन आया हुआ है उसके साथ। देखिए, आप ये बात समझने की कोशिश करें कि ओनरशिप और ऑक्यूपेशन ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। ओनरशिप का मतलब होता है कब तक आपका वो जो घर है आपकी मलकियत में रहा, यानी कब तक यू वर द ओनर ऑफ दैट हाउस। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड इन दैट हाउस। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और ये जरूरी नहीं है कि जितना टाइम आपने वो घर ओन किया उतना ही टाइम आप उस घर में रहे भी हो। क्वाइट पॉसिबल है कि आपने वो घर 50 ईयर्स के लिए ओन किया हो, लेकिन आप उस घर में सिर्फ 5 ईयर्स के लिए रहे हो।
राइट। सो अब आई आई एम नॉट श्योर मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट अब परवेज मुशर्रफ को आप सब लोग जानते होंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने इस्लामाबाद में अपना एक घर बनाया, इस्लामाबाद बनीकाला वाली साइड, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जैक्ट, बड़ा कहते हैं कि बहुत, लाइक वो घर में एक महल है, राइट। और तो बट अनफॉर्चुनेटली उनको उस घर में आई गेस 1 या 2 साल ही रहने को नसीब हुए। तो ओनरशिप और जो ऑक्यूपेशन होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ओनरशिप इज आपने कब तक वो घर अपने, लाइक आपके नाम पर था, और ऑक्यूपेशन इसके कब तक आप उस घर में रहे, उसको आपने गेन से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो, पीरियड ऑफ ओनरशिप तो समझ में आ जाता है कि ये वो टाइम पीरियड होगा जिस टाइम, सॉरी, जितने टाइम तक आपने वो घर अपने नाम पर रखा होगा या आप उस घर के मालिक होंगे। पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है, तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है कि हम क्वेश्चन में कैसे पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन निकालेंगे। तो वो ये कहता है कि पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन निकालने के लिए जो है, आपने दो बातों को समझना जरूरी है। पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन जो है, पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, मैं इसको पीओओ लिख रहा हूं। पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड, और दूसरे को हम कहते हैं डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड या डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए जी, एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड तो समझ में आ गया कि वो हकीकत वाला वक्त जिस पे आप उस घर में मौजूद थे। तो एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड का मतलब है कि द रियल टाइम इन विच यू वर प्रेजेंट इन दैट हाउस, ठीक है। तो एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड का मतलब है कि द रियल टाइम जब आप उस घर में मौजूद थे। डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड कहते हैं वो टाइम पीरियड जिसमें आप घर में मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिडर ये किया जाता है कि आप उस घर में मौजूद है। डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड का मतलब है कि डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड का मतलब है कि वो वक्त जिसमें आप उस घर में मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंसिडर किया जाएगा कि आप उस घर में मौजूद है। तो आप पूछेंगे जी ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि ये एक सैंडविच रूल के जरिए ये पॉसिबल है, ठीक है। और सैंडविच रूल जो है वो क्या होता है, बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही मजे का रूल है। वन ऑफ माय फेवरेट रूल इन द टेक्स्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसको जो है हम कवर अप करते हैं। आप यकीन करें, आप सैंडविच याद रख लें अपने माइंड में और आप सैंडविच बनाएंगे, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ आपको अपनी मेन और प्राइवेट रेजिडेंस पर मिलता है। उसके लिए आपको पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन को पीरियड ऑफ ओनरशिप पे डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई में गेन करना होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब है जितने टाइम आपने वो घर अपने नाम पर रखा, एंड सॉरी, ओनरशिप का मतलब है जितने टाइम पर अपने वो घर आपने अपने नाम पर रखा। एंड ऑक्यूपेशन का मतलब है कि आप कितना टाइम उस घर में रहे। तो उसके लिए यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड एंड डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड। एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड इज रियल टाइम। डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड जिसमें आप उस घर में मौजूद नहीं हैं, स्टिल कंसिडर किया जाएगा कि आप उस घर में मौजूद हैं। तो इसके लिए आपने याद, पहले तो मैं आपको रूल्स बताता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसका सैंडविच बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, इसके अब रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला रूल आपने याद रखना है कि आप अज्यूम ये करते हैं कि आपने अगर घर बेच दिया है, तो बेचने से पहले वाले लास्ट 9 मंथ्स जो हैं, आपने याद रखना है, लास्ट 9 मंथ्स जो हैं, हम इसको लिखते हैं लास्ट 9 मंथ ऑफ ओनरशिप, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो आपके डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड होते में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि लास्ट 9 मंथ्स जो हैं आपके क्या काउंट होंगे, काउंट किए जाएंगे एज
डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, सिर्फ आप यहां पर याद रखें। डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन में सबसे पहले क्या आएगा कि भाई जब आप घर बेच रहे हो उससे, मतलब लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मैं 30 जून 2024 को घर बेच रहा हूं, इससे 9 महीने पीछे चले जाओ, वो सारे आपके डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड में काउंट कर दिए जाएंगे। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम जो सेकंड इसका पॉइंट है दैट इज नंबर 2। और नंबर 2 में जो है वो डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन में हमारे पास आ जाता है 4, सॉरी, अच्छा, सेकंड में हमारे पास आ जाता है 4 years ऑफ एब्सेंस। हम इसको लिख लेते हैं 4 years of absence due to work इन यूके। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यूके में ही हो लेकिन काम की वजह से आप किसी और शहर चले गए हो, आप अपने घर पे नहीं रह रहे, तो वो टाइम पीरियड आपको 4 years तक का अलाउ होगा। ठीक है, यानी 4 साल तक आप बेशक अपने घर में नहीं रहो, लेकिन आप यूके में ही हो और किसी और शहर में हो, तो वो भी आपका डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन काउंट किया जाएगा। नंबर 3 में फिर हमारे पास आ जाता है एनी पीरियड ऑफ एब्सेंस while working अब्रॉड। ठीक है जी, अच्छा, वर्किंग की स्पेलिंग देखिए जी, वो ये कहता है कि आप बाहर मुल्क काम कर रहे हो। ठीक है, आप जो है वो बाहर मुल्क काम कर रहे हो, तो जितना मर्जी टाइम पीरियड आप ले लो, वो सारे का सारा क्या काउंट हो जाएगा, डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है, अब ये तो काम से रिलेटेड हो गया यूके और बाहर का। नंबर 4, इसके अलावा 3 years 3 years ऑफ एब्सेंस ऑफ जनरल एब्सेंस कर देते हैं। 3 years ऑफ जनरल एब्सेंस। ठीक है जी, देखिए, जो आपका डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन है उसके 3 रूल्स हैं, सॉरी 4 रूल्स हैं आपके। 4 रूल्स हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपके ओनरशिप के आखिरी 9 months, आप काम से यूके में ही हो लेकिन अपने घर में नहीं रह रहे, उसके 4 साल, आप यूके से बाहर चले गए हो काम के सिलसिले में, उसका कोई भी टाइम पीरियड, और 3 साल जनरल रीजंस की वजह से आप अगर अपने घर में नहीं रह रहे हो, तो ये डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं जो आपको सैंडविच की बात बता रहा था उसको अप्लाई कैसे करना और इसका मतलब क्या है। देखिए, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सैंडविच रूल। ठीक है, मुझे सैंडविच का नाम ले लेकर भूख लग गई है। अच्छा जी, अब सैंडविच रूल ये है कि आप असल में इन रियलिटी आपने एक्चुअली वो घर ऑक्यूपाई किया हो, यानी एक्चुअल ऑक्यूपेशन। ठीक है, एक्चुअल ऑक्यूपेशन ये आपकी ब्रेड है। ठीक है, अब इसके दरमियान आप डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड काउंट कर दो। या तो आप 4 महीने के लिए गायब हो गए, सॉरी 4 साल के लिए गायब हो गए,
यूके में काम की वजह से, आप 3 साल जनरल रीजंस की वजह से गायब हो गए, आप 9 महीने का पुराना पीरियड काउंट कर दो, ठीक है, फिर इसके अलावा आप जो है बाहर चले गए काम करने के लिए, तो वो पीरियड काउंट हो जाएगा, और फिर वापस आप आकर इस घर में दोबारा से रुके, तो एक्चुअल ऑक्यूपेशन, ठीक है, और फिर आपने ये घर बेच दिया, तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ब्रेड कंप्लीट हो जाएगा, और ये ब्रेड का इंटरनल मिक्सचर है। ठीक है, तो देखिए सैंडविच रूल ये कहता है कि अगर आप घर में रहे, रियल में एक्चुअल ऑक्यूपेशन, फिर घर से गायब थे, और फिर दोबारा आके घर में रहे, यानी एक्चुअल ऑक्यूपेशन, तो ये सैंडविच बन गया। इसके दरमियान ये जितना भी टाइम पीरियड होगा, हम अज्यूम करेंगे कि आप उस घर में रहे। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखें, एक्चुअल ऑक्यूपेशन में क्या का मतलब है कि आप वाकई में उस घर में रहे, आप उस घर में रहे, एक्चुअल ऑक्यूपेशन ब्रेड की पहली लेयर आ गई, देन बीच में आप सारा टाइम गायब रहे, लेकिन आप वापस घर में आके रहे उसको बेचने से पहले, सैंडविच कंप्लीट हो गया। आपका ये अज्यूम किया जाएगा कि दरमियान में जितना भी डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन आएगा, ये सारी बातें, ये सारा आपका ऑक्यूपाइड कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आप घर में रहे, डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन काउंट होगा, और आप घर में नहीं रहे, आपने घर बेच दिया, सैंडविच कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आपका डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको सैंडविच रूल समझ में आ गया होगा। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन काउंट किया जाएगा। तो मैं इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अम, अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा 14 मंथ्स, 27 मंथ्स, 12 मंथ्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 मंथ्स, 161 मंथ्स, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है, दैट इज 150 मंथ्स। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने जो है वो सॉल्व कैसे करना है। आप जरा क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि on 1st May 1997, Kareem purchased a house in Southampton for 25,000। उसने 25,000 का एक घर जो है वो खरीदा, ठीक है। और ये घर जो है, अच्छा, अब उसने फिर आपको ना इस घर में रहने का टाइम पीरियड आपको वो सारा उसने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। वो ये कहता है कि वो घर में पहले 14 मंथ्स रहा, फिर साउथहैम्पटन में ही उसने एक रेंटल प्रॉपर्टी में गुजारा किया, फिर वो ओवरसीज चला गया, फिर अपने रिलेटिव्स के घर रहा, फिर अपने घर वापस आ गया, फिर दोबारा न्यू कासल में एक रेंटल प्रॉपर्टी पे जो है वो रहा, ठीक है। तो ये उसने आपको पूरे मंथ्स दे दिए हैं। अब वो कहता है करीम रिमेन्ड इन द रेंटल प्रॉपर्टी इन न्यू कासल अंटिल ही सोल्ड हिज साउथहैम्पटन हाउस ऑन 1st February 2025 फॉर 95,000 pounds. Calculate the chargeable gains after relief, if any, arising on the disposal of the house on 1st February 2025.
तो देखो जी, घर की बात हो रही है तो आपने समझ जाना है घर की बात है, और उसने आपको अच्छी खासी बातें भी बता दी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ, सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ लगेगा। उस रिलीफ को लगाने से पहले आपको मैंने बताया है सैंडविच रूल। अब सैंडविच रूल बनाने से पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पर लिखोगे जिस तरह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपने एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, ये कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस में आता होता है। आपने यहाँ लिखना है प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ कैलकुलेशन। आपने यहां पर लिखने हैं एग्जेम्प्ट मंथ्स। हाँ ठीक है, आपने यहां पर लिखने हैं एग्जेम्प्ट मंथ्स, फिर यहां लिख दो चार्जेबल मंथ्स, और यहां लिख दो टोटल। आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, एग्जेम्प्ट मंथ, चार्जेबल मंथ्स एंड टोटल। ठीक है, चलो आ जाओ। आप अपने घर में कितने रहे, कितने महीने रहे, 14 मंथ्स रहे। तो सबसे पहले आपने नंबर 1 क्या देना है, नंबर 1 आपने लिखना है एक्चुअल ऑक्यूपेशन। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने पूरी पूरी फॉर्म्स लिखनी है। एक्चुअल ऑक्यूपेशन कितनी थी, 14 मंथ्स। 14 मंथ्स आप अपने घर में रहे, ठीक है। तो आप जब अपने घर में रहे तो वो टाइम पीरियड पर आपका गेन चार्जेबल नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपने घर में रहे, राइट। तो जितना टाइम आप अपने घर में रहोगे उस पर गेन चार्जेबल नहीं होगा। गेन चार्जेबल उस टाइम पीरियड पर होगा जितने टाइम आप अपने घर पे नहीं रहे। तो आप अपने घर पे रहे, वो टाइम आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी 14 मंथ्स आपके एग्जेम्प्ट हो गए। तो टोटल, तो चार्जेबल आपके 0 हो जाएंगे, टोटल आपका 14 हो जाएगा। फिर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी में साउथ हैम्पटन में रहे। तो देखो, आप रेंटल प्रॉपर्टी में साउथ हैम्पटन में रहे, यानी आप अपने घर पे नहीं रहे, ऐसा ही है। लेकिन अब आप जरा यहां पर एक बात सुनो कि आपका अपने आप घर पे नहीं रहे, ठीक है, वो थे 27 मंथ्स। 27 मंथ्स कितने महीने साल बनते हैं, जरा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 27 जो है वो आपके बन जाते हैं, 27 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 2.25 ईयर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, 27 मंथ्स आप अपने घर पे नहीं थे, लेकिन डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड जो है वो ये कहता है कि आप 3 साल तक अपने घर से किसी भी रीजन की वजह से निकल सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे नंबर 2, डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड, और यहां पर 27 मंथ्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्यों एग्जेम्प्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखो, आप बेशक अपने घर में नहीं रहे, लेकिन एज पर द डीम्ड ऑक्यूपेशन रूल, पीरियड रूल, आप 3 साल तक के लिए अपने घर से किसी भी वजह से जा सकते हो। शर्त ये है, ये तब एग्जेम्प्ट होंगे कि आप घर वापस आओ, तो वो आखिर में घर वापस आ रहा है, राइट। तो इस वजह से मैं ये कंसिडर करूंगा। नंबर 3 आप आ जाओ, एम्प्लॉयड ओवरसीज। देखो जी, एम्प्लॉयड ओवरसीज जो है उसका तो अलग से रूल था कि 4 साल आप, सॉरी, आप कितना ही टाइम अपने घर से बाहर रहो, अब्रॉड रहो, काम के सिलसिले में बाहर रहो, वापस आ जाओ, सारा पीरियड डीम्ड में कंसिडर हो जाएगा। तो 12 मंथ्स आपके पूरे क्या कंसिडर होंगे, एग्जेम्प्ट कंसिडर होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो नंबर 1 अब्रॉड का टाइम पीरियड है, और नंबर 2 आप घर वापस आ रहे हो इसके बाद, ठीक है। फिर नंबर 4, आप लिव्ड विद रिलेटिव्स। 4 महीने आप रिलेटिव्स के घर रहे। तो देखो, 4 महीने जब आप रिलेटिव्स के घर रहे, तो ये जनरल रीजंस में कंसिडर हो सकता है, आप अपने घर तो नहीं रहे, लेकिन उसमें देखो हम ऑलरेडी 27 मंथ्स यूज कर चुके हैं। 3 सालों का मतलब है कि आप कितने, 24, और आप 36 मंथ्स तक बाहर रह सकते हो। 36 में 27 यूज हो गए, 4 ये वाले भी यूज कर दो, तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आगे, यानी 27 और 31 मंथ्स आउट ऑफ 36, 3 ईयर्स का यूज हो चुका है, ये आपने याद रखना है। नंबर 5, लिव्ड इन द हाउस। देखो जी, आपने जब अपने घर में रह रहे हो, तो वो तो आंखें बंद करके लिव्ड इन द हाउस एग्जेम्प्ट कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 6 पे आ जाओ, लिव्ड इन रेंटल प्रॉपर्टी इन न्यू कासल। आप कितने टाइम अपने घर पे रहे, आप अपने घर पे 115 मंथ्स जो है वो रहे, और 115 मंथ्स के बाद आपने अपना घर बेच दिया। तो मैंने आपको ये बताया था कि डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड में जो घर को बेचने से आखिरी 9 मंथ्स होते हैं, वो आपके क्या होते, नहीं हम इसको यूं कर, अच्छा, आपका जो एक्चुअल ऑक्यूपेशन आ जाएगा,
एक्चुअल ऑक्यूपेशन 115 में से 9 मंथ्स के, तो दैट इज 105, सॉरी 106। 106 आपके एग्जाम्प्ट हो गए। ठीक है। और नंबर 7 आपका डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड जो है वो आपका क्या है, वो आपका 9 मंथ्स बनेगा। ये हर हालत में एग्जाम्प्ट होंगे जब भी आप अपना घर बेच दोगे। ठीक है। तो इन सब का टोटल करें जी, ये आपके कितने मंथ्स बनते हैं? ये आपका जो मंथ बनता है जो है ये सारे आपके बन जाएंगे 20, सॉरी मैंने गलत कर दिया है। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि वो सैंडविच कंप्लीट हो जाए और आपको भी ये बात समझ में आ जाए। थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, सॉरी गाइस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड। ठीक है, दैट इज 9 मंथ्स। और ये 9 मंथ्स। और उसके बाद जो है वो ये कहता है लिव्ड इन, अच्छा सॉरी, लिव्ड इन रेंटल प्रॉपर्टी इन न्यू कासल। अच्छा, वो अपने घर पे नहीं रहा, सॉरी गाइस, वो अपने घर पे नहीं रहा, वो रेंटल प्रॉपर्टी में रहा। तो इसका मतलब है कि रेंटल प्रॉपर्टी में जब वो रहा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंटल प्रॉपर्टी। रेंटल प्रॉपर्टी में वो कितना टाइम रहा? 115 मंथ्स रहा। ठीक है, 115 मंथ्स में से 9 मंथ्स तो डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड में काउंट हो जाएंगे। ऐसा ही है। उसके बाद के जो रेंटल प्रॉपर्टी में वो रहा है, क्योंकि इसके बाद वो घर वापस नहीं आ रहा, तो ये डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा, सैंडविच यहां कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 106 मंथ्स जो है ये पूरे के पूरे चार्ज कर दूंगा। ठीक है। मैं अब आपको जरा दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये रहा एक्चुअल ऑक्यूपेशन और ये रहा एक्चुअल ऑक्यूपेशन। ये ब्रेड की पहली लेयर और ये ब्रेड की दूसरी लेयर, बीच में सारा मिक्सचर आ गया, सैंडविच बन गया। ये सारा टाइम पीरियड एग्जाम्प्ट हो जाएगा। डीम्ड ऑक्यूपेशनल पीरियड के आखिरी 9 महीने ये तो होते ही एग्जाम्प्ट है, कुछ भी हो जाए, चाहे आप घर में रहो ना रहो, आखिरी 9 महीने एग्जाम्प्ट होंगे। उसके अलावा ये वाला जो रेंटल प्रॉपर्टी था, ये ब्रेड की सॉरी, ये आपका मिक्सचर था। ठीक है, अगर ये ब्रेड की पहली लेयर है तो ब्रेड की दूसरी लेयर यहां पर गायब है, तो आपका सैंडविच कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये आपका सारा काउंट हो जाएगा चार्जेबल में। अब आप देखो इसको हमने करना कैसे है। ठीक है। अच्छा देखो, आपके एग्जेम्प्ट मंथ्स जो हैं वो कितने बनते हैं? ये टोटल बनता है 227, ये 106, और ये टोटल आपके जो है वो बन जाएंगे 333। ठीक है जी, ये आपके 333 बन जाएंगे। अब ये देखो, जब आप प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ कैलकुलेट करोगे ना, तो आपने क्या करना है, पीरियड ऑफ ओनरशिप को न्यूमरेट, ऑक्यूपेशन को न्यूमरेटर में, ओनरशिप को डिनोमिनेटर में और गेन से मल्टीप्लाई करना है। अब उसके लिए हमें पहले गेन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो जी, गेन बड़ा आसान है। 95,000 का आपने घर लिया, आपने 25,000 का वो घर खरीदा था। ठीक है। और उसके बाद जो है, अच्छा ठीक हो गया। 95,000 का आपने जो है वो घर खरीदा। ठीक है, और 25,000 का वो घर आपने सेल आउट कर दिया, तो ये कितना बचा जी? ये आपका बन गया 70,000। ये आपका क्या आया? ये आपका गेन आया। ठीक है। अब 70,000 के गेन पर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ मिलेगा। तो देखो जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस आपको कितना रिलीफ मिलेगा? चार्जेबल ईयर्स, चार्जेबल मंथ्स कितने हैं? 106, उसको न्यूमरेटर में रखो। एग्जेम्प्ट कितने हैं? 227, टोटल कितने हैं? 333। 333 को जो है, या आप यूं कर लो, चलो आसान से मैं आपको बता देता हूँ। आप जो एग्जेम्प्ट है ना 227, वो कैलकुलेट कर दो। ठीक है। आप जब एग्जेम्प्ट वाला 227 कैलकुलेट करोगे, तो उसका क्या होगा, उसका जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 227 जो है आप यहाँ कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई पे गेन कितना है? 70,000। ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया है और जो मेरे पास आया है, दैट इज 47718। ठीक है। तो ये आपका आ गया मेरे पास 47718। ठीक है जी। तो यहां से हम देने प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ माइनस कर दिया 4, क्या था, 47718, 18 ये माइनस कर देंगे।
ठीक है जी। आपका फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 2282। ये आपका चार्जेबल गेन कंसिडर हो जाएगा। देखो प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ में जितना टाइम आप घर में रहते हो और एक्चुअल ऑक्यूपेशन या डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर आपने गेन चार्ज नहीं करना होता। ये देखो गेन 70,000 आया था, आपने कितने पे टैक्स देना है? 2282 पे सिर्फ टैक्स देना है। ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मजीद उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं, ताकि आपको ये चीजें मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इसमें रुके मैं जरा थोड़ा सा इसमें डाल दूं। लिव्ड इन हाउस जो है वो कितना है? 24 मंथ्स है, 78 मंथ्स है। ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, कितना लकी है वो, दुनिया घूम रहा है। और 66 एंड देन लिव्ड इन द हाउस वी हैव 93। ओके, चले जी। चले, हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि एंड्रिया bought a house on 1st January 2003 and sold it on 30th September 2024 making a gain of 189। उसने आपको गेन ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। ठीक है, लेकिन ये चार्जेबल गेन नहीं होगा। शी ऑक्यूपाइड द हाउस एज फॉलो, तो अगेन हमने क्या करना है, हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी बता दिया है, आपने क्या करना है, आपने एग्जेम्प्ट, चार्जेबल और टोटल मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आपने मेरे साथ साथ फॉलो करना है। सबसे पहले वो अपने घर में 24 मंथ्स रही, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये एक्चुअल ऑक्यूपेशन है। ठीक है। ओवरसीज एम्प्लॉयड थी, तो ओवरसी का तो वो तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। शर्त यह है कि वो वापस घर में आके रहे, तो हम देखेंगे अगर वो वापस आके घर में रह रही है ना आखिर में, तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज ये चार्जेबल हो जाएगा। ट्रैवल दी वर्ल्ड, अच्छा जी, ट्रैवल द वर्ल्ड 66 जो है वो बनते हैं, लेकिन देखो ना, ट्रैवल द वर्ल्ड जनरल रीजंस में आएगा। ठीक है। सिक्स, वो अपने घर में नहीं रह रही, तो देखो 66 मंथ्स जो है वो अपने घर से बाहर थी, लेकिन 36 मंथ सिर्फ अलाउ है। तो आप क्या करोगे, ये जो वर्ल्ड वाला ट्रैवल है, इसमें 36 मंथ्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 30 मंथ्स आपके क्या हो जाएंगे, चार्जेबल हो जाएंगे। टोटल 66 मंथ्स वो दुनिया घूम रही थी, लेकिन HMRC ने कहा है कि भाई देखो ये जनरल रीजन में कंसिडर होगा, आपने 36 मंथ्स जो है वो बाहर रह सकते हो, वो हम एग्जाम कर देंगे, बाकी 30 मंथ्स आपका चार्जेबल हो जाएगा। और फिर वो वापस घर में कितना टाइम रही, 93 मंथ्स रही, तो 93 मंथ्स आपका सारा का सारा जो है वो एक्चुअल ऑक्यूपेशन में काउंट हो जाएगा। देखो आपका सैंडविच बन गया। ठीक है जी। तो ये सारे मंथ्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, ये आपका चार्जेबल हो जाएगा, इसका आप टोटल कर लें, ये बन जाएगा 30। इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 231, और ये आ जाएगा 261, सॉरी 261। ठीक है। अब देखो आपको जो गेन मिला था वो क्या था, वो था 189,000 का। इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें से एग्जाम्प्ट कितना होगा, 231 मंथ्स का एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और टोटल कितना है 361 का। तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ आपको जो है वो कितना मिल रहा है इसमें, इसको जरा कैलकुलेट आप करें अपने पास, तो दैट इज गोइंग टू बी 167,276। ठीक है। ये आपका जो है वो आ जाएगा। इसको आप गेन में से माइनस करें, तो आपका जो चार्जेबल गेन बनेगा वो आपका बनेगा 21,724। उसने हमसे लाइबिलिटी पूछी है, इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस करें 3,000 की। ठीक है। तो ये हमारे पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा
18724। ठीक है जी। उसने आपको बता दिया है कि टैक्सेबल इनकम 3700 है। टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि इसमें जो है वो ऑलरेडी आपने माइनस किया हुआ है अपना पर्सनल अलाउंस, और ये आपका क्या कवर अप करेगा? बेसिक बैंड रेट कवर अप करेगा। बेसिक बैंड रेट में सिर्फ 7000 की अमाउंट रह जाएगी, क्योंकि वो 37700 का होता है। अब क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसमें से 7000 पर आप 18% लगाओगे। ठीक है। और बाकी जितना भी रह जाएगा उस पर 24% लगा। ठीक है। आई बिलीव आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जो मेजर चीज थी वो आपने प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ की कैलकुलेशन देखनी है कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपने याद रखना है कि वो आपका एक्चुअल ऑक्यूपेशन और डीम्ड ऑक्यूपेशन के जरिए से कैलकुलेट किया जाएगा। डीम्ड ऑक्यूपेशन तब ही एग्जाम्प्ट होगा जब आप वापस घर में आके रह रहे हो। देखो, अगर वो दुनिया घूम रहा होता और उसके वक्त ही जो है वो अपना जो है वो सेल आउट कर देता घर, तो फिर हम जो है वो क्या करते, ओवरसीज भी चार्जेबल हो जाता और वर्ल्ड पूरा चार्जेबल हो जाता, क्योंकि वो जो है अपने घर में वापस आके नहीं रहा। ठीक है। तो ये बात आपने जो है इसमें याद रखनी है। आई होप सो यहां तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद जो है हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अब मैं आपकी बुक के जरिए जो है वो थोड़ा सा इसको कवर अप करवाता हूँ। चले, अब आप जरा, आपके सामने बुक ओपन हो गई होगी। अब जरा मैं बुक से थोड़ी सी थ्योरी इसकी रिवाइज करवाता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है जी। देखिए जी, द रिलीफ अप्लाइज वेयर द मेन रेजिडेंस हैज बीन ऑक्यूपाइड फॉर ईदर द होल और पार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ओनरशिप। थ्रू आउट द पार्ट ऑफ ओनरशिप, अगर ऑब्वियसली बात है, देखो अगर आप 300 मंथ्स अगर आपने वो ऑक्यूपाई की है और 300 मंथ्स ही आप रहे हो उसमें, ठीक है, ओनरशिप इज इक्वल्स टू ऑक्यूपेशन, फिर तो प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ जो है आपको 100% अमाउंट पे मिलेगा। लेकिन अगर आप, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन पे कैलकुलेट किया, आपने ओनर ज्यादा, ओनरशिप जरा ज्यादा थी, लेकिन आपने ऑक्यूपाई उसको कम टाइम के लिए किया, तो वो आपकी जो है उसमें गेन जो है वो कैलकुलेट, सॉरी, जो आपका रेजिडेंस रिलीफ है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। देखिए जी, ये सारा मैंने आपको इसमें बता दिया है, आप इसको एज इट इज फॉलो करेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने डीम पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन भी आपको बता दिया है। लास्ट 9 मंथ्स अप टू 3 इयर्स जनरल, ओवरसीज एनी टाइम, और 4 इयर्स आपका जो है अगर आप यूके में मौजूद हो लेकिन काम के सिलसिले में आप अपने घर में नहीं रह रहे हो। ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। देखो, द एब्सेंस इन बी एंड डी मस्ट बी प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ एक्चुअल ऑक्यूपेशन, जो मैंने आपको सैंडविच की एग्जांपल दी है। ठीक है। Usually, the text examining team does not expect students to provide explanatory notes to calculation in the examination unless they are specifically asked for in the requirement. However, they have said you should provide brief explanatory note for the period of deemed occupation in PRR question and that such explanations will earn marks. इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाई है ना, कि मैंने आपको टेबल बनाया, एक ये टेबल आपने लाजमी बनाना है। दूसरा, अगर लेट्स से डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड आप चार्जेबल कंसिडर करें हो, तो नीचे एक लाइन लिख दो कि वो क्यों चार्जेबल है। तो बताओगे, ये ना लिखना कि सैंडविच रूल है, पर बता देना कि जो है आपका, क्योंकि द पर्सन इज नॉट कमिंग बैक इन द हाउस बिफोर सेलिंग द हाउस, राइट, दैट इज व्हाई द डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन विल बी कंसिडर्ड चार्जेबल एंड इट इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्चुअल ऑक्यूपेशन पीरियड। आप ये लाइन इसमें जरूर लिख सकते हो। फिर इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि डीम्ड पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन इज कंसिडर्ड एग्जेम्प्ट बिकॉज द पर्सन इज कंप्लीटिंग द rule of actually occupying the house before and after the deemed period of occupation। तो वो आप सैंडविच रूल एक्सप्लेन कर दोगे इसमें। ठीक है। तो ये बात आपने जरूर इसमें लिखनी होगी। चले, आगे देख लेते हैं। वो ये कहता है ओनरशिप ऑफ मोर देन वन रेजिडेंस। तो देखिए जी, कहता है वेयर देयर इज ओनरशिप ऑफ मोर देन वन रेजिडेंस, द इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू नॉमिनेट which of them is to be treated as the main residence for capital gain tax purpose। दो घर हैं, उसमें से इलेक्शन करोगे, एक घर आपने HMRC को बताना है कि यार यस दिस इज माय मेन रेजिडेंस, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चले जी, ये करीम वाली मैंने एग्जांपल आपको करवा दी है। ठीक है। देखें, यहां पर भी उसी तरीके की सिचुएशन है। टच अंडरस्टैंडिंग मैंने एंड्रिया वाली भी आपको करवा दी। ठीक है। चले जी, अब हम आगे आ जाते हैं बिजनेस यूज पर। इसका क्या मतलब है? देखो, where a house or part of it
it is used wholly or exclusively for business purpose, this part loses its PRR and become taxable. देखो, अगर आपका बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और उस घर का कुछ हिस्सा आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो सकता है आपका ऑफिस हो सकता है आप उस एक घर में ट्यूशन पढ़ाते हो सकता है उस एक घर में आपने छोटी सी फैक्ट्री लगाई हो उस एक रूम में। तो भाई घर के जिस हिस्से में आप बिजनेस पर्पस कर रहे हो या बिजनेस के लिए जिस पर लाइक वो घर अगर इस्तेमाल कर रहे हो, उस घर का छोटा सा हिस्सा उस बिजनेस कॉर्नर वाले जो होगा आपका घर का जो कॉर्नर होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी वो प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ में काउंट नहीं किया जाएगा, वो तो सीधा सीधा आपने वहां से माइनस कर देना। ठीक है, अब इसको समझो इसमें होता क्या। It should be noted that taxpayer cannot benefit from the rules of deemed occupation for any part of the property used for business purpose. I believe ये quite self-explanatory है. However, where part of the property was used for business purpose, but was also at any time used as the taxpayer main residence, the exemption for the last 9 months applies to the whole property. ठीक है, आप वो घर आप बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो और खुद भी रह रहे हो, स्टिल 9 महीने का टाइम पीरियड आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा उसमें। Ninth month exemption does not, however, apply to any part of the property used for business purpose throughout the whole period of ownership. देखो, अगर आप उस घर में रह रहे हो और थ्रू आउट आपने बिजनेस पर्पस के लिए वो घर इस्तेमाल किया है, यानी प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, फिर 9 मंथ्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सीधी सीधी बात है, नंबर वन, 9th मंथ की एग्जेम्पशन तब मिलेगी जब एट लीस्ट आप 1 महीना उस घर में प्राइवेट यूज आपने किया हो। नहीं किया हुआ तो कोई रेजिडेंस तो 9 मंथ्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। On 30th June 2024, Alex sold his house for £125,000, resulting in a capital gain of 70,000. Okay. House had been purchased on 1st July 2010 and one of the 5 rooms had always been used for business purpose. एक कमरा बिजनेस पर्पस के लिए जो है वो यूज किया गया है। तो देखो आपका जो गेन था वो 70,000 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/5 करो, जो आंसर आएगा उसको 70,000 से माइनस कर दो, क्या आंसर आ रहा है जी? 14,000। ठीक है, आप 14,000 को माइनस करो, ठीक है, और आपका जो प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ जो है यहाँ पर देखें आ जाएगा, ये देखें आपका 70,000 आ गया और ये जो आपका 14,000 था इस पर आपका गेन चार्ज होगा, तो 14,000 माइनस करके ये जो 56,000 आया ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 14,000 पे आपने गेन चार्ज कर देना। ठीक है, देखो इसने क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया है कि वो पूरा टाइम अपने घर पे रहा, ठीक है, एंड एक कमरा जो था वो बिजनेस पर्पस के लिए था, 4 कमरे उसके जो है वो प्राइवेट थे। तो आपने क्या करना है, 70,000 का गेन आएगा, 56,000 आपने जो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सॉरी नॉट एग्जेम्प्ट, आपका जो है वो हो जाएगा, रिलीफ आपको मिल जाएगा, बाकी जो 14,000 था उस पर आपका गेन चार्ज होगा। तो समझाने का मकसद ये है कि जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए जो घर का पोर्शन यूज होगा उस पर आपको प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपने खुद करनी है। देखिए ऑन 30th September 2024 Hessa sold her house for £150, resulting in a chargeable gain before reliefs of 60,000. The house had been purchased on 1st October 2015 and one of the 7 rooms. I guess ये उसी तरीके का है, तो आप इसको प्लीज खुद जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, in the text examination, while you have been expected to calculate a chargeable gain after reliefs of private residence, that has also been used for commercial purpose, you will not be expected to calculate the capital gain tax liability for such a mixed use property. वो कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में बिजनेस और प्राइवेट दोनों का कंबाइंड मिक्सचर आ जाता है ना, तो फिर आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो जरा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाता है, वो आई गेस एटीएक्स में है शायद, लेकिन आपको सिर्फ चार्जेबल गेन कैलकुलेट करने का दिया जाएगा। यानी अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का बोलेगा ना तो फिर बिजनेस पर्पस वो इंक्लूड नहीं करेगा, और अगर वो चार्जेबल गेन कैलकुलेट करने का बोलेगा तो फिर बिजनेस पर्पस वो उसमें इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी।
ओके सो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ हो गया। जस्ट टू समराइज इट अप, ये आपको आपके मेन प्राइवेट घर पर मिलता है। इसमें आपने ओनरशिप और ऑक्यूपेशन का पीरियड देखना होता है। ऑक्यूपेशन पीरियड इज इक्वल्स टू ओनरशिप पीरियड, कोई मसला नहीं है, सारा गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ओनरशिप ऑक्यूपेशन पीरियड इज नॉट इक्वल्स टू ओनरशिप पीरियड, देन जितना टाइम आप घर पे नहीं रहे उस पर आपको गेन चार्जेबल होगा। उसके लिए आपने डीम्ड ऑक्यूपेशन पीरियड कैलकुलेट करना है, वो मैंने आपको भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। चलें अब हम आगे बात करते हैं लेटिंग रिलीफ की। ये भी प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ का हिस्सा है। ठीक है। लेटिंग रिलीफ इज अवेलेबल वेयर एन इंडिविजुअल मेन रेजिडेंस इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल यूज। यानी ये आपको, अब ये उसकी छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ की। और ये आपको तब मिलता है जब आप अपना जो मेन रेजिडेंस है उसको किराए पर दे दो। यानी आप खुद भी रह रहे हो लेकिन उसको कुछ हिस्सा उसका किराए पर दे रहे हो। इट ओनली अप्लाइज व्हेन द ओनर लेट्स पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हाइल स्टिल ऑक्यूपाइंग द रिमेंडर। आपको याद होगा हमने रेंट अ रूम रिलीफ एक पढ़ा था, राइट। रेंट अ रूम रिलीफ क्या होता है कि जब आप अपने घर का एक कमरा अब रेंट पर देते हो जब आप वहां खुद भी रह रहे हो। तो ये सिचुएशन उसी तरीके की है कि आप वही समझ लो कि उस कमरे पर आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, कि जब आप अपने घर में मौजूद हो और घर का कुछ हिस्सा आपने रेंट आउट पे दे दिया है। However, if the owner has a lodger who lives as a member of the owner's family, sharing the accommodation and taking meals with them, then full PRR will be available and letting relief will be considered. इसका बड़ा आसान सा मतलब ये है कि देखो अक्सर होता है कि आप अपने खाला मामू चाचा चाची के घर जो है वो एक दो महीने रहने के लिए चले जाते हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का सिचुएशन है ना तो फिर वो लेटिंग रिलीफ नहीं है। लेटिंग रिलीफ कब होगा? जब आप उससे किराया ले रहे हो। ठीक है। तो अगर आप फ्री में मेहमान के तौर पे जा रहे हो तो वो उसमें फिर लेटिंग रिलीफ नहीं होगा, फिर उसमें वो नॉर्मल आप प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ कैलकुलेट कर दो, फिर उसका ये वाला हिसाब नहीं होगा, ठीक है। लेटिंग रिलीफ डज नॉट अप्लाई टू अ लेट प्रॉपर्टी दैट इज नॉट द ओनर्स मेन रेजिडेंस। और ऐसी प्रॉपर्टी भी ना हो जो आपकी मेन रेजिडेंस नहीं है, या ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जिसपे आप खुद नहीं रह रहे। तो आसान से लफ्जों में बात ये है कि लेटिंग रिलीफ आपको कब मिलेगा? जब आप एक घर में रह रहे हैं और साथ ही साथ एक बंदा किराए वाला भी रह रहा है, तब मिलेगा। इसके अलावा किसी सूरत में नहीं मिलेगा आपको लेटिंग रिलीफ। लेटिंग रिलीफ इज इन एडिशन टू द प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ, ये आपने याद रखना है। चलें आगे चलते हैं, बड़ा आसान सा है। लेटिंग रिलीफ इज द लोवेस्ट ऑफ, अब आपको कब कितनी अमाउंट का मिलेगा? या तो 40,000 का मिलेगा। अमाउंट ऑफ द गेन एग्जेम्प्टेड बाय द नॉर्मल PRR रूल्स, ये आपने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना होगा, जो अभी मैंने पूरा आपको सारा बताया। तो इस ये आपने नॉर्मल, सॉरी, ये आपने जो है ना याद रखना है। ओहो, 1 सेकेंड, इसको मैं स्क्रीन जो है वो बड़ी कर लूँ। ओके, ये आपने याद रखना है। नॉर्मल कैलकुलेशन आपने इसकी करनी है। द पार्ट ऑफ द गेन स्टिल इन चार्ज एट्रीब्यूटेबल टू द लेटिंग पीरियड, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। ये दो तो समझ में आ गए कि देखो लेटिंग रिलीफ लो, इन तीनों का लोवेस्ट होगा 40, यानी मिनिमम आपको कितना मिल सकता है, सॉरी मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 40,000। 40,000 से ज्यादा आपको कभी भी लेटिंग रिलीफ नहीं मिलेगा। तो 40,000 या नॉर्मल PRR या आपका लेटिंग रिलीफ की कैलकुलेशन, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। आ, इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये बात जो है वो प्रॉपरली जो है वो समझ में आ जाए, और मैं आपको बता भी दूं कि इसकी वर्किंग जो है आपने कैसे लेके चलनी है। तो मैं जरा यहाँ पर इसका क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए। ओके। हम्म,
ठीक है, ये तो सही हो गया। चले जी, आपने इस पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपने चार्जेबल गेन्स इस पे कैलकुलेट करने हैं जी। चले सही है, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा हम जो है वो टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा चलें देखते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन आप पढ़ लें। निकोलस बॉट अ हाउस इन ल्यूटन। अच्छा, Nicholas bought a house in Luton on 1st June 1998. He occupied the house as follow. उसने आपको following times दे दिए हैं। Nicholas rented out 1/4 of his house in the final period of occupation. यानी फाइनल पीरियड का मतलब है कि जब वो जो है इस टाइम पीरियड की वो बात कर रहा है, इस टाइम पीरियड पे उसने जो है वो अपना हाउस रेंट पे दे दिया। ठीक है, 1/4 यानी चौथा हिस्सा। टेनेंट डिड नॉट शेयर एनी लिविंग स्पेस विद निकोलस, बिल्कुल सेपरेट ही रह रहे थे। अब आप थोड़ी अपने किराएदारों को अपने घर में घुसाओगे। ही सोल्ड द हाउस ऑन 1st जुलाई 2024, realizing a chargeable gain before reliefs of 209730। चलो, अब देखो हमने इसमें करना क्या। सबसे पहले तो हम जरा ये कैलकुलेट करेंगे कि इस पर प्राइवेट प्रॉपर्टी रेजिडेंस रिलीफ कितना मिलता है। तो वो हम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा, आपने मेरे साथ साथ इसको फॉलो करना है। ठीक है जी। लिव्ड इन द हाउस, तो वो आपका पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ट्रैवल द वर्ल्ड, तो देखो जी बेटा, ट्रैवल द वर्ल्ड, ओके, इसमें 36 मंथ्स एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है, और 84 में से 36 गए तो कितना बचा? ये हमारे पास बच जाएगा 48। 48 आपके चार्जेबल हो जाएंगे। लिव्ड इन द हाउस। अच्छा जी, अब लिव्ड इन द हाउस की जब हम बात करते हैं तो इस केस में देखें, लिव्ड इन द हाउस जो है वो ये कहता है कि अब ये जो आपने यहां पर ध्यान से सुनने हैं। देखो, निकोलस रेंटेड आउट 1/4 ऑफ हिज हाउस, 1/4 ऑफ हिज हाउस इन द फाइनल पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, जो कि 217 था। आप क्या करोगे, आप जो है 217 में से सबसे पहले जो है वो 9 मंथ्स अपने निकाल दो। 217 में से 9 मंथ्स अपने निकाल दो। पीछे कितने बचे? 217 - 9 = 208, क्योंकि 9 मंथ्स तो वो तो एग्जाम्प्ट होने ही होने हैं ना, वो तो मसला नहीं है। ठीक है, चलो, अब आप बाकी देखो, पीछे बचे 208। 208 का आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, डिवाइड करो 4 के साथ, क्योंकि देखो 1/4 उसने रेंट पे दे दिया, उस पे प्राइवेट रिलीफ नहीं मिलेगा, उस पे लेटिंग रिलीफ मिलेगा। ये बात आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि 217 आपने घर में मतलब पूरा टाइम पीरियड था, 9 महीने पहले निकालो, वो तो एग्जाम्प्ट होना ही होना है। अब 208 जो बचा उसके 3 हिस्से कैलकुलेट करो, उस पर रेजिडेंस रिलीफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो 208 इंटू 3/4 ये बन जाता है 156। तो आप ये देखो कि 156 एग्जाम्प्ट होंगे, और वो जो चौथा महीना सॉरी, वो जो चौथा हिस्सा बनेगा वो 52 मंथ्स बनते हैं आपके, वो आपके प्राइवेट में चार्जेबल होंगे। इस पर हम लेटिंग रिलीफ लगाएंगे। तो ये आप जरा प्लीज समझें, मैं दोबारा समझाता हूं। 217 आपका टाइम था, ठीक है, उसमें 9 मंथ्स निकल गए, 208 बच गया। उसमें 3 हिस्सों पर रेजिडेंस रिलीफ लगेगा, 156 एग्जाम, क्योंकि ओरिजिनल ऑक्यूपेशन है। तो देखो ये आपका सैंडविच बन गया, ये चार्जेबल हो जाएगा। तो ये जो 52 था ना, ये इस पे आपको लेटिंग रिलीफ मिलेगा, आपको रेजिडेंस रिलीफ नहीं मिलेगा। अगेन आप कैलकुलेट करो, ये एग्जाम्प्ट मंथ्स कैलकुलेट करो, चार्जेबल मंथ्स कैलकुलेट करो, और टोटल कैलकुलेट कर दो। तो टोटल आपके रुके, मतलब कैलकुलेट हुए हुए हैं मेरे पास, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। ये आपके बन जाएंगे 213, 100 एंड 313। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका जो चार्जेबल गेन था, अब यहां पर अब जरा देखिएगा प्लीज, आपका जो गेन आ रहा है, 209,730। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 213 और 313। ठीक है, तो आपका प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ कितना बनेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लें अपने पास। तो ये इसका आंसर जो मेरे पास कैलकुलेट हुआ हुआ है, दैट इज 142724। 142724, ये माइनस कर दो, तो आपका जो क्या आ जाएगा,
आपका जो है वो अगेन गेन आएगा। देखो चार्जेबल गेन इस वजह से मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा, इसमें से लेटिंग रिलीफ माइनस करना है। तो आपका जो गेन है वो कितना आएगा, 67,006। यहां तक तो नॉर्मल वाला हिसाब था। अब क्योंकि आपने 52 मंथ्स पे लेट आउट कर दिया था, तो अब 52 मंथ्स पे आपने क्या करना है, आपने इसका जो है वो कैलकुलेट करना है लेटिंग रिलीफ। देखो मैंने आपको लेटिंग रिलीफ अभी तीन बातें बताई। नंबर वन, 40,000, सॉरी 40,000। प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ आपको कितना मिला था, 1,4,2,7,2,4। ठीक है। और लेटिंग रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा, तो लेटिंग रिलीफ जो है वो कैलकुलेट होगा। और तीसरा क्या था, लेटिंग रिलीफ। लेटिंग रिलीफ होगा कितने महीने लेट आउट होता, 52 डिवाइडेड बाय 313 मल्टीप्लाई बाय 209,730। जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये आपने ले लेना है। ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 34843। इन तीनों में से लोअर कौन सा है, ये वाला लोअर है। बस ये वाला यहां से माइनस करो, 34843। जो भी आंसर आता है वो आपका चार्जेबल गेन बन जाएगा। ठीक है। तो देखें मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है कि लेटिंग रिलीफ आपको तब मिलेगा जब आप जो है वो अपना घर लेट आउट करेंगे, उस पर प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ नहीं मिलेगा। वो प्राइवेट से निकालोगे, वो लेटिंग पे करोगे। देखो आप कर तो ये भी सकते थे कि 52 आप प्राइवेट में ही इंक्लूड कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन मार्क्स आपको आंसर के मिल जाएंगे, लेकिन आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे टैक्स में। मैंने आपको बताया था कि आपने कैलकुलेशंस पे फोकस करना है, ठीक है। आपने एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर चार्जेबल गेन भी लिख सकता था, लेकिन वो जो है वो ठीक नहीं होगा ना एज पर द टैक्स रूल, क्योंकि चार्जेबल गेन वो होता है जिसपे एनुअल एग्जम्पशन लगती है। इस पे तो एनुअल एग्जम्पशन नहीं लग सकती, राइट। इस पे तो अगेन गेन माइनस होगा रिलीफ, राइट। तो अपनी इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, ठीक है। आई बिलीव आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी लेटिंग रिलीफ की, ठीक है। और आपकी इसमें यहाँ पर भी इलस्ट्रेशन हो गई है हमारे पास, ठीक है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 प्लीज आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। इसी तरह की टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, अगर नहीं समझ में आती तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर कर दें। ये आपने खुद प्लीज अटेम्प्ट जो है वो करनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके की, उसमें कुछ भी जो है वो मसले की बात नहीं है। बस ये है कि उसमें आपने सबसे पहले गेन निकालना है, इस पे उन्होंने हमें गेन निकाल के दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जो है हमारी समरी थी किसकी, प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ की और लेटिंग रिलीफ की। प्लीज आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। जो ना समझ आए दोबारा से लेक्चर जो है वो सुने, ठीक है। फिर भी ना समझ आए तो फिर मुझसे जरूर पूछे। अब हम जो है आगे प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, सो हमने प्रॉपर्टी प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ पीपीआरआर की भी बात कर ली, लेटिंग रिलीफ एलआर की भी हमने बात कर दी है। अब हम आगे मजीद चलते हैं और हम बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ पे बात करते हैं। ये बड़े आसान रिलीफ है, लेकिन द मेन इशू इज जो हम अभी आखिरी दो पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस एसेट एंड इन्वेस्टर। इसमें मसला ये है कि इनकी जो कंडीशंस हैं वो मिलती जुलती हैं, राइट। तो आपने बड़ा ध्यान से इनकी कंडीशंस को याद रखना होगा। The rate of tax on disposal of business assets which qualify for business asset disposal relief is 10%. ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग उसने बता दिया कि भाई वो एसेट्स जो बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, इसको हम कहते हैं BADR रिलीफ, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन पर 10% टैक्स लगेगा। सॉरी, 10% CGT टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके। अब ऐसे कौन से जो है वो एसेट्स हैं। द फर्स्ट 1 million of gains on qualifying business disposal is taxed at 10% regardless of the level of taxpayer income. The very first thing, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ के लिए जो एसेट्स क्वालिफाई करते हैं, उन एसेट्स पर 1 million pounds तक का मिलने वाला जो गेन होता है वो 10% पर टैक्स किया जाएगा, नो मैटर उस बंदे की इनकम बेसिक है या हायर है, ठीक है। अच्छा, एनी गेन अबव द 1 million उसको हम नॉर्मल रेट पर टैक्स करेंगे। Gain qualifying for business asset disposal relief are set against any unused basic rate band before non-qualifying gains. अच्छा जी,
ये मैं आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ। सिंपल फिलहाल यूं समझ लें कि बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ 1 मिलियन पाउंड तक आपको अलाउ करता है कि बिजनेस एसेट्स पर जो गेन है उसको 10% पर टैक्स किया जाए। इससे ज्यादा का अगर गेन है तो वो नॉर्मल पे टैक्स होगा। आपका बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ कौन सा बैंड यूज करेगा? बेसिक बैंड रेट यूज करेगा। और इसको प्रायोरिटी दी जाएगी किस पर? नॉन क्वालिफाइंग गेन्स पर। The 10% CGT rate is calculated after the deduction of allowable losses. Obviously ये तो हमें सबको पता है कि भाई taxable gain पर होगा, यानी उसमें से allowable losses भी माइनस हो चुके होंगे और annual exemption भी माइनस हो चुकी होगी। अच्छा, it is therefore helpful to keep gains which qualify for business asset disposal relief separate from those who do not qualify. आपने जब भी क्वेश्चन में, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, तो जब भी देखना बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ आएगा तो हम उसको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? The relief must be claimed within 12 months of the 31st January following the end of the tax year in which the disposal is made. तो इसका मतलब है कि अगर आप इस साल डिस्पोजल कर रहे हो, that is 24-25, relief must be claimed by 31st January 2027. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद the 1 million limit is a lifetime limit. Just one sec. अच्छा सॉरी, एक छोटी सी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन आ गई थी। अच्छा चलिए, मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए, फॉर द डिस्पोजल द टैक्स ईयर 2024 आपका रिलीफ हमेशा 31, सॉरी, द क्लेम फॉर द रिलीफ मस्ट बी मेड बाय 31st January 2027. 1 million limit is a lifetime limit which is diminished each time a claim is for the relief is made. 1 million आपको हर साल नहीं मिलती, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए एक बंदे को अलाउ होती है। जब जब वो एक बिजनेस एसेट को डिस्पोज करेगा तो तब तब उसकी ये लिमिट खत्म होती जाएगी, ठीक है? अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो आपके बिजनेस एसेट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो वो ये कहता है द रिलीफ अप्लाइज टू द डिस्पोजल ऑफ whole or substantial part of an unincorporated trading business carried on by the individual either alone or in partnership. Unincorporated का मतलब है कि वो कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है? आप या तो सोल ट्रेडेड बिजनेस पूरा या उसका एक मेजर पोर्शन सेल आउट कर दो, या फिर आप जो है ये डिस्पोज कर दो, या आप पार्टनरशिप का एक मेजर पोर्शन डिस्पोज करो, उस पर आपका या वो आपका एक क्वालिफाइंग बिजनेस डिस्पोजल होगा। उसके डिस्पोजल पर जो गेन मिलेगा वो 10% पर टैक्स होगा 1 मिलियन तक। 1 मिलियन से ज्यादा है तो फिर नॉर्मल पे टैक्स हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो नॉर्मल पे टैक्स होगी। एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप ट्रेडिंग दैट हैज नाउ सीज्ड, ऐसे बिजनेस के एसेट्स जो अभी खत्म हो चुका है, आपने बिजनेस बंद कर दिया, उसके जो एसेट्स है वो जब आप बेचोगे तो वो क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट्स में कंसिडर किया जाएगा। शेयर्स, अगर वो शेयर्स आपकी पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी में है, ठीक है, द शेयर्स आर इन द इंडिविजुअल्स पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी, आपकी अपनी कंपनी के शेयर्स है। इफ यू आर अ सोल ट्रेडर, आप प्राइवेट कंपनी होल्डर हो, आपकी अपनी कंपनी के होने चाहिए शेयर्स। या फिर और द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो या पार्ट टाइम या फुल टाइम, तब आप जो है उसके शेयर्स को क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट डिस्पोजल कंसिडर करोगे। अगर आप उसके एम्प्लॉय नहीं हो तो फिर याद रखना उस पर बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ नहीं मिलता, उस पर इन्वेस्टर रिलीफ मिलता है। अगर आप कोई ऐसे शेयर्स बेच रहे हो जिस जो ऐसी कंपनी के हैं जो आपकी अपनी कंपनी है, यानी आप उसके एम्प्लॉय भी हो और उसमें आपके शेयर्स भी हैं, तो आपको बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिलेगा। पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी का क्या मतलब है? जिसमें आपकी एट लीस्ट जो है वो 5% ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए और 5% वोटिंग राइट होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्पोजल जो है वो उन्होंने लिखे हुए हैं, आपने इसको पढ़ना भी है, इसको याद भी रखना है और इसको समझना भी है। समझा मैंने दिया है, आपने इसको एक नजर पढ़ना है। मैं अभी रिवाइज कर देता हूं। बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ आपको इन क्वालिफाइंग बिजनेस डिस्पोजल्स पर मिलता है, जो ये 5 आपके सामने, 4 सॉरी 3 आपके सामने लिखे हुए हैं।
ठीक है। और इस पर 1 मिलियन की अमाउंट आपको अलाउड होगी, जो 10% पर टैक्स होगी, जो आपकी बेसिक बैंड रेट को कवर अप करेगी। ऑब्वियसली 1 मिलियन जो है बेसिक बैंड रेट से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक ही दफा में नहीं होता। ठीक है। हाँ, चाहे बेसिक बैंड को कवर करे ना करे, 10% पर टैक्स होगी, लेकिन ये बाकी नॉन क्वालिफाइंग गेन से पहले इस पर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ये बात आपने इसमें याद रखनी है। चले जी, आगे चले जाते हैं। आ, ये कुछ बातें हैं। The disposal of an individual business asset used for the purpose of continuing trade does not qualify। यानी देखो, अगर आप अपना कोई ट्रेडिंग बिजनेस में कोई एसेट सेल कर रहे हो ना, फॉर इंस्टेंस देखो आप गाड़ियां बेचना आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो गाड़ी का बेच देना बिजनेस एसेट डिस्पोजल नहीं होगा, वो तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट में कंसिडर होगा। तो ये बात वो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी फिर आई गेस इसमें रहने दें। क्वालिफाइंग ओनरशिप पीरियड की वो बात करता है, कहता है कि आप कोई भी मतलब डिस्पोजल एसेट जो हमने ऊपर बात की है चार की, वो आप तब क्वालिफाई करेंगे अगर वो क्वालिफाइंग ओनरशिप पीरियड में आते हैं, और वो पीरियड क्या है, वो 2 साल है। यानी 2 साल तक आपने वो बिजनेस चलाना होना चाहिए। 2 साल तक उस बिजनेस के मौजूद एसेट्स आपके पास हो। 2 साल तक वो शेयर्स आपके पास हो जिनको आप बेचकर उस पे एसेट डिस्पोजल रिलीफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अब बात को मैं समराइज करता हूं कि देखो, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ इन बिजनेस एसेट्स पर लगेगा, और तब लगेगा जब आपको इन सॉरी इन का मैं सेंटेंस भूल गया हूं, जब इन एसेट्स को होल्ड किए हुए आपके 2 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगर 2 साल से कम का टाइम है तो फिर ये क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट डिस्पोजल में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान बातें हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा बातें हैं, इसलिए शायद आपको सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन उनको समझने का क्या तरीका है, उनको समझने का यही तरीका है कि आप इसको रीडिंग दें। देखें, इसकी रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बुक से कवर अप करवा रहा हूँ। स्टडी हब में भी ये बातें एज इट इज जो है वो लिखी होंगी। ठीक है। देखिए, इसका हम एक इलस्ट्रेशन छोटी सी देख लेते हैं, बड़ी आसान इलस्ट्रेशन है। In the tax year 24-25, Katie sold her trading business, which she set up in 2012, and realized the following gains. फैक्ट्री पर ये गेन आया, गुडविल पर ये गेन था, वेयरहाउस पर लॉस था, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर ये गेन था। ठीक है। Katie also sold her shares in unquoted trading company, realizing a gain of this much. She owns 25% of the ordinary shares of the company, which she purchased 10 years ago. 25% ओन कर रही है, जो 5% से ज्यादा है। 10 ईयर तक ओन कर रही है, जो 2% से ज्यादा है, विच मीन्स शेयर्स आपका क्वालिफाइंग बिजनेस एसेट डिस्पोजल कंसिडर होंगे। एंड शी हैज वर्क फॉर द कंपनी ऑन पार्ट टाइम बेसिस फॉर द लास्ट 3 years, तो विच मीन्स ये शेयर्स पर आपको बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बाकियों पे मैं आपको बताता हूं। Katie has not made any other capital disposal in the tax year 24-25, but she has made capital losses brought forward of this much. She has never claimed BADR in the past. Her only source of income is trading profit 43,920। अब देखो इसको करना कैसे है। आप दो कॉलम्स बनाओ, क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल एंड नॉट क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल। ठीक है। अब क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल में देखो कौन कौन सी बातें आ जाएंगी, चलो यहीं पर देख लेते हैं। क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल में आपका फैक्ट्री एक बिजनेस एसेट होगा, गुडविल एक बिजनेस एसेट होगा, और वेयर हाउस आपका एक बिजनेस एसेट है। ये सारे बिजनेस एसेट्स आपके क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल होंगे। नेट कितना आया, 405। कंपनी शेयर्स आपने बेचे, ये ऊपर उसने वही देखो सिंपल उसने वो दी हुई है, 4 लाख के आपने कंपनी शेयर्स बेच दिए, गेन आपका 4 लाख का आया। टोटल कितना था, 905। ठीक है। अब इस 905 पर सीधा सीधा 10% लगा दो, कोई एनुअल एग्जामेशन माइनस नहीं होगी, कोई कैपिटल लॉस माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो 10% लग रहा है, आप वहां से माइनस करो जो आपके नॉर्मल होंगे ना, सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये आपका नॉर्मल गेन हो जाएगा। इसमें से एनुअल एग्जामेशन और कैपिटल अलाउंसेस माइनस करके नॉर्मल गेन फाइंड करो। ठीक है, इस पर आप नॉर्मल 20% लगेगा, क्योंकि 10% तो सारे का सारा वो यूज कर जाएगा। ठीक है, तो इस पर 10% और इस पर 20%। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, 905 1 मिलियन से कम है, पूरे का पूरा 10% पे टैक्स होगा। क्योंकि ये 37,700 से ज्यादा है, तो इस पर जो है ये बेसिक बैंडविड्थ सारा ऑक्यूपाई कर देगा। समझने के जरिए आप ये भी देख सकते हो, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट 43,920, यानी बेसिक बैंड तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट ही यूज कर जाएगा। राइट,
तो दैट इज वाई जो आपका नॉन क्वालिफाइंग होगा उस पर आपका 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आपने देखो मुश्किल नहीं है, सिंपल याद रखने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा हैक्टिक हो सकता है, आई अंडरस्टैंड। क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल, नॉट क्वालिफाइंग फॉर बिजनेस डिस्पोजल, दो आपने कॉलम्स बनाने हैं। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो देखो 1 मिलियन से ज्यादा या कम है, कम है पूरा पूरा 10% ले जाओ, अगर ज्यादा है 1 मिलियन तक 10%, बाकी 20 पे ले जाओ। ठीक है, और फिर नॉट क्वालिफाइंग का तो अभी हम पीछे सारा नॉट क्वालिफाइंग ही करते हुए आए हैं, वो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, चले इसी तरीके से अब देखें, यहां पर जो है ये भी अब वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन आप जरा देखिएगा। Luca disposed of business in November 2024, realizing a net chargeable gain उसका 660 था। उसने एक बिजनेस को डिस्पोज किया, तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा? ये आपका जो है एक बिजनेस एसेट डिस्पोजल कंसिडर किया जाएगा। सॉरी ये करंट है, सॉरी सॉरी ये करंट आपका आ जाए। ठीक है, ही हैड स्टार्टेड द बिजनेस इन जनवरी 2015, यानी 2 साल से ज्यादा के टाइम पे स्टार्ट किया, एंड हैज यूज्ड ऑल द चार्जेबल एसेट्स फॉर बिजनेस यूज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ओनरशिप। सिंपल मकसद वो उसका कहने का ये है कि बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ लगेगा इस पे। उसने बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ प्रीवियसली कितना क्लेम किया? 400,000। करंटली उसका 600,000 है। तो देखो 1 मिलियन में से 400,000 चले गए, पीछे कितना बचा? 600,000। आप सीधा सीधा 600,000 पर 10% लगाओ, पीछे 60,000 बचता है ना, इस 60,000 पर आप जो है वो 20% लगाओगे। ये हो गया बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। इसके अलावा ये जो चार्जेबल गेन है ये आपका नॉर्मल 20% पर टैक्स होगा एनुअल एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद। तो ये आपका नॉट क्वालिफाइंग हो जाएगा। देखो इसने ऐसा ही किया हुआ है। 660 में देखो 600 पर 10%, 60,000 पर 20%, बाकी इसमें करके उसने ये किया। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है अगर आपको इसके रूल्स याद। आई बिलीव ये बात समझ में आ गई होगी। टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करनी है, बिल्कुल इसी की कॉपी है जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं। ठीक है, हम आगे चलेंगे। हम इन्वेस्टर रिलीफ की बात करेंगे जो हमारा आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का। ठीक है, इन्वेस्टर रिलीफ आपका बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ की कॉन्टिन्यूएशन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखो जी, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ इज ओनली अवेलेबल ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इफ द शेयर्स आर इन द इंडिविजुअल्स पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी। इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल होल्ड 5% ऑफ द शेयर, जो हम ऊपर सारी बात कर चुके हैं। और मैंने उधर भी आपको एक लाइन में बताया था कि अगर आपकी वो पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी नहीं है उस पर इन्वेस्टर रिलीफ लगेगा। तो देखो सिंपल सीधी बात है, इन्वेस्टर रिलीफ कब अप्लाई होगा? जब आप अनलिस्टेड ऑर्डिनरी शेयर्स इन ट्रेडिंग कंपनी में खरीद रहे हो, एआईएम को छोड़ दें फिलहाल। ठीक है, अनलिस्टेड ऑर्डिनरी शेयर्स आप खरीद रहे हो, आपने किसी भी शेयर को सब्सक्राइब किया है आफ्टर 17 मार्च 2016। ये बड़ी कम आती हैं। मेजर बताऊं क्या आता है? मेजर ये आता है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी के शेयर होल्ड करते हो जो आप जिसमें आप एम्प्लॉय नहीं हो, तो वो इन्वेस्टर रिलीफ में आ जाएगा। ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की, दोबारा बोल रहा हूं, जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय नहीं हो उस कंपनी के शेयर्स को बेच देना इन्वेस्टर रिलीफ में आ जाएगा। विच हैड बीन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। इन्वेस्टर रिलीफ के लिए 3 साल का पीरियड जरूरी है। बिजनेस डिस्पोजल्स के लिए 2 साल का पीरियड जरूरी है। बिजनेस डिस्पोजल के लिए कंपनी का एम्प्लॉय होना जरूरी है जिसके शेयर्स हैं। इन्वेस्टर रिलीफ के लिए कंपनी एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, वो तो इन्वेस्टर की बात हो रही है। ठीक है, देखो यहां पर लिख दिया लिमिट कितनी है? 10 मिलियन। बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ में 1 मिलियन की लिमिट थी, यहां पर 10 मिलियन की लिमिट है, ये 10% पर टैक्स होगा। आगे आ जाओ, बहुत आसान बात है गाइस, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो, आपने सेल्स इतनी ली, कॉस्ट इतनी आ गई, चार्जेबल गेन इतना आ गया, एनुअल एग्जाम्पशन माइनस की, टैक्सेबल गेन इतना आ गया। ये टैक्सेबल गेन ऐसे शेयर्स का, सुन लो, ऐसे शेयर्स का है जो इन्वेस्टर के पर्सन पर थे। देखो, आपने ऑर्डिनरी शेयर्स को सब्सक्राइब किया जून 2021 में, 2016 के बाद है इन्वेस्टर रिलीफ। आप एम्प्लॉय नहीं हो, इन्वेस्टर रिलीफ। इन्वेस्टर रिलीफ भी लाइफ टाइम अमाउंट होती है, सीधा सीधा इस पर 10% क्लेम करो। ये 10% भी आपका जो है बेसिक बैंड रेट को कवर अप करेगा। और आपने 3 कॉलम्स बनाने होंगे, इन्वेस्टर रिलीफ,
सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी गाइस। आपने 3 कॉलम्स बनाने होंगे, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ, इन्वेस्टर रिलीफ एंड नॉन क्वालिफाइंग गेन्स। इस तरह के 3 कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 3 आपने खुद सॉल्व करनी है। रोल ओवर रिलीफ में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद जो है डेप्रिशिएटिंग एसेट्स का होल्ड ओवर रिलीफ था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, गिफ्ट का भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आई बिलीव हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो खत्म हो चुका है। मैंने सारे रिलीफ्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने इस चैप्टर में छोड़ दी हो। ठीक है, इन्वेस्टर रिलीफ, बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ बहुत आसान है। आप एग्जांपल्स करें, ना समझ आया तो जब जिस दिन हम लोग लाइव क्लास रखेंगे उस दिन मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स का कैपिटल गेन टैक्स खत्म हो गया है। मैंने इसके साथ जो है फ्राइडे के दिन मैं आपको अगेन एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा जो पार्टनरशिप के चैप्टर का होगा। वो भी आपने फ्राइडे के दिन कवर अप करना है। और हम इसके बाद फिर इनहेरिटेंस टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।